हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन की बुक है 2024 की, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 16 को देखेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन को कवर अप किया जाएगा। इस बुक के अंदर जो चैप्टर के स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं और जितने एमसीक्यू हैं, उसका पूरा समराइज्ड वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पीडीएफ के माध्यम से। और सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हैं। स्टार्टिंग में अभी आप जब पीडीएफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर जगह जो है सारे इवेंट्स लिखे होने चाहिए। उसी तरीके से इस पूरी पीडीएफ को कंस्ट्रक्ट करा गया है। अगर आप लोग चाहो इस पीडीएफ को लेना, तो इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर बेस्ड है, उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। चल, एक चीज़ यहाँ पर और कहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें आप लोग डेली बेस पर एक पर्टिकुलर टारगेट पर बेस्ड क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज एक वीडियो चैनल पर आया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कल दोपहर 12 बजे कौन कौन से टॉपिक्स पर बेस्ड क्विज कंडक्ट कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो वो सारे टॉपिक्स आप कवर अप करना, पहले उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप डेली बेस पर क्विज को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में देखने वाले हैं और बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की, क्या कुछ अभी तक पूछा गया और क्या कुछ आगे पूछा जा सकता है, उस सारी चीज़ को यहाँ पर हम लोग कवर अप करें। ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो मैंने अभी आपको बोला था कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ज़रूरी है एक पर्टिकुलर जगह हर चैप्टर के आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो घटनाक्रम हुए और कौन कौन सी तिथि को हुए। सो इसी तरीके से यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले यही चीज़ मेंशन करी गई है, जिसमें ये आपको बताया गया है कि सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है वो कब हुआ और मतलब वो घटना कौन सी थी और वो कब हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा योजना, इसको तैयार किया गया। अब कब तैयार किया गया? 1889 में। किसके द्वारा किया गया? तो उनका नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी। कृष्ण कुमार मित्र, इनके द्वारा संजीवनी एक मैगजीन थी, जिसमें सबसे पहले सुझाव दिया गया कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। ये कब इन्होंने इस मैगजीन के अंदर सुझाव दिया? वो था डेट 13 जुलाई 1905। इसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स ये पूछा गया है। स्वदेश बांधव समिति, इसको स्थापित किया अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। अब अगर आप सपोज भूल जाते हो कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई, डेट्स याद नहीं रहती, तो अगर इस तरीके से आप करोगे ना, तो एक के बाद दूसरा इवेंट उसके साथ में लगा हुआ है, तो चीज़ें याद करना बेहद आसान होगा। बस ज़रूरी यह है कि 3-4 बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लो। इसके बाद बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? और इसको जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन आता है कि शोक दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल नेशनल कॉलेज, इसको स्टेब्लिश किया गया 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसका गठन कब हुआ आपका? अगस्त 1906 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसको स्टेब्लिश किसने करा? अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ने 1907 में। दिल्ली दरबार या फिर कहें तो शाही दरबार, इसको जो है कब आयोजित करा गया? दिसंबर 1911 में। बंगाल विभाजन फाइनली निरस्त किया गया दिल्ली दरबार में ही, 12 दिसंबर 1911 में। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध जो ब्रिटिश पत्रकार थे, उनका नाम क्या था? H. W. नेविंसन, और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। तो स्पेसिफिकली ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, तो H. W. नेविंसन का नाम याद रखना है। ये स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध ब्रिटिश पत्रकार थे और एक बुक इनके द्वारा लिखी गई, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इसके बाद बात करें यहाँ पर नागपुर अधिवेशन 1920 की, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मतलब स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन थे, तो इनको सेपरेटली यहाँ पर रखा गया है। तो नागपुर अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? यहाँ सॉरी, अध्यक्षता तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर C. R. दास की बात करें तो इन्होंने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया था। अश्वनी कुमार दत्त, इन्होंने वारिसाल में मुस्लिम जो किसान थे, इनके आंदोलनों का नेतृत्व किया था। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को तैयार किया था, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। बंगाल नेशनल कॉलेज, इसको स्टेब्लिश किया गया 1906 में।
इसके जो प्रधानाचार्य थे अरविंदो घोष, इनके द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इसके बाद टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। यहाँ पर टैगोर ने इस बात का उपदेश दिया था कि भाई लोगों को जो है अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, ताकि धीरे धीरे गांव का जो सामाजिक उद्धार है वो हो पाए, और जो फाइनेंशियली उनका स्ट्रेंथन करने की कोशिश है वो हो पाए, मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो पाए। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि बंगाल विभाजन ये हुआ कब। तो ये लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में हुआ था। इनका टेन्योर रहा था 1899 से 1905 तक, 1905 तक। बंगाल विभाजन की योजना में सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ये एक पूरा इनका नाम है, सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, इनकी अहम भूमिका रही। और ये जो है 1903 से लेकर 1905 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला यहाँ पर पॉइंट है, ये है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो प्रारंभिक आंदोलन हुए उसका नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। वहीं 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कलकत्ता का जो टाउन हॉल था वहां पर कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और उस बैठक में ही इस बात का निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया जाए। कब? 7 अगस्त 1905। ठीक है। इसके बाद इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी यानी कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो है वो औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, और इस दिन पूरे बंगाल में जो है इस पर्टिकुलर दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया कि बंगाल में 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड हो गया। एक नया प्रांत पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका ये शामिल किए गए। और इसका प्रांत क्या था? मतलब प्रांत का जो मुख्यालय था वो क्या बनाया गया? ढाका। दूसरा भाग जो है इसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार इसको शामिल किया गया। तो इस तरीके से बंगाल विभाजन को पूरा डिसाइड किया गया। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार ऊपरी तौर पर ये कह रही थी कि हमने इसलिए इसको डिवाइड किया है ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ला पाए, अच्छे से प्रशासन को चला पाए। लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि बंगाल में ही जो राष्ट्रवाद था इसका उदय हुआ था, वहीं से धीरे धीरे पूरे देश में फैला। तो बंगाल में जो राष्ट्रवाद था उसको रोकना, उसको एकदम कमजोर करना, उस भावना को, इसके लिए ये डिवीजन किया गया था। उस टाइम पर जो वॉयसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने खुद ये चीज बोली थी कि अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। सो यहां से एकदम क्लियर होता है कि क्या मोटिव रहा था बंगाल को डिवाइड करने का। 1911 में बात करें तो दिल्ली दरबार, इसमें बंगाल के विभाजन को फाइनली निरस्त करने की घोषणा की गई, जो अभी हमने देखा था 12 दिसंबर 1911 में। इसके बाद आगे बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। तो अभी हमने बात करी थी कि कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई टाउन हॉल कलकत्ता में। तो वहां पर इस बात का डिसीजन लिया गया कि जो है स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया जाना चाहिए, और 7 अगस्त 1905 का वो दिन था। इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की घोषणा की गई, उसका निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन यहाँ प्रभावी होता है, और इसके साथ ही पूरे बंगाल में इस पर्टिकुलर दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस में लोगों ने घरों में चूल्हा नहीं जलाया, उपवास रखे, और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई। जनता ने जुलूस भी निकाला। तो क्या कुछ हुआ ये भी यहाँ पर आपको जरूर याद रखना चाहिए कि घरों में चूल्हा नहीं जला, लोग उपवास पर बैठ गए। इसके अलावा जनता ने जुलूस निकाले और कलकत्ता में हड़ताल भी घोषित की गई। सवेरे सवेरे क्या हुआ कि जत्थे पे जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे।
यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम जरूर याद रखना है, इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर दिन को, जिसे हम शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसको राखी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये इनका सुझाव था और ये दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज इसको स्टेब्लिश किया। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का एक प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। यानी कि जैसे जैसे आप स्वावलंबी बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके अंदर अपने राष्ट्र के लिए स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास वो भी जागेगा। कांग्रेस ने भी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधी 4 प्रस्ताव पारित किए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनके विषय क्या क्या थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। इनका ये कहना था कि ठीक है, वेस्ट के लोग जो है वो हमें नहीं समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग भी उन्हें ना समझें। तो टैगोर ने यहाँ पर ये एक चीज बोली थी कि ये निष्ठुर बर्बादी है, जो आप चीजों को जला रहे हो विदेशी, ये सही तरीका नहीं है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया किसने था? तो वो कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने बोला था कि भाई सारी जितनी भी चीजें ब्रिटेन की हैं, इन सारी चीजों का बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, उसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा था। इन्होंने 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले ये सुझाव दिया कि सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से सभी तरीके के संबंध जो है वो तोड़ लेने चाहिए। और उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट, जो खुलना जिला था, उसका ये तहसील थी, वहां की 16 जुलाई 1905 की जनसभा में उन्होंने ये चीज बोली थी, ये सुझाव दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? बंगाल विभाजन। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो स्वदेशी आंदोलन को भी उस टाइम पर स्टार्ट नहीं किया जाता। अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था वो इसके अगेंस्ट था। उनका कहना यह था कि इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और उनके पर्टिकुलर क्षेत्र, मतलब स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में किसने लीड करा। तो लोकमान्य तिलक की बात करें, ये सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में इन्होंने लीड किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में लीड करा। सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में लीड किया स्वदेशी आंदोलन को। चिदम्बरम पिल्ले की बात करें तो ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने इस पर्टिकुलर आंदोलन को लीड किया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेश बांधव समिति की, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इसको स्थापित किसने करा? अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन उसको एकत्र करना, ये पर्पस था स्वदेश बांधव समिति का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। पहली बार महिलाएं आगे निकल के आई, उसके बाद फिर हर एक आंदोलन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता चला गया और इस पर्टिकुलर आंदोलन में सक्रिय रूप से महिलाओं ने भागीदारी की थी। लेकिन कौन कौन इसमें शामिल नहीं हुए? ये थे किसान। वारीसाल के किसानों को छोड़कर वारीसाल के किसान इसमें शामिल हुए थे, बाकी किसान इसके अंदर शामिल नहीं हुए। बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय ये भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से खुद को अलग इसने भी रखा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया और मुझे लगता है कि ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। सेवरल मूवीज आपने देखी होंगी जो पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड रही हैं और हमारी आज़ादी की लड़ाई से रिलेटेड रही है। तो वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसको आप सैकड़ों बार सुन चुके होंगे इन मूवीज में। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन इसने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ऑब्वियसली बात है, जब ब्रिटिश
जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना स्टार्ट करा, तो चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो वो सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पर जो हिंदुस्तान में बन रही थी उन चीज़ों का यूज़ करा जाने लगा, यानी कि स्वदेशी की ओर लोग अग्रसर हुए। कलकत्ता कस्टम ऑफिस इसके अकॉर्डिंग इस दौरान जो है सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में तकरीबन 68% की कमी आई। इसका मतलब ये सारी जो पूर्ति होनी थी, ये सिर्फ यहीं के जो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करे गए प्रोडक्ट थे उनके बेस, मतलब उनसे जो है ये पूरी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया गया। हथकरघा उद्योग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, इसने भी काफी जो है प्रोत्साहन देखने को मिला, इस सबको भी काफी यहाँ पर प्रमोशन मिला जो स्वदेशी प्रोडक्ट थे उनको। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध ब्रिटिश पत्रकार, इनका नाम अभी हमने देखा था, H.W. निविंसन, इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल इनके लिए रिपोर्टिंग की थी। H.W. निविंसन के बारे में ये तीनों न्यूज़पेपर आपको याद रखने हैं कि इनके लिए ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया इस नाम की एक पुस्तक के साथ में प्रकाशित किया, उसका इन्होंने संपादन किया, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इस पर्टिकुलर बुक से कौन रिलेटेड है? H.W. निविंसन। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसको अभी हमने बात करी थी, स्थापित करा था अवनेंद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ने 1907 में। इसके द्वारा जो है प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई, यानी कि कला के क्षेत्र में नई उन्नति देखने को मिली। इसके बाद आगे बात करते हैं दिल्ली दरबार, दिसंबर 1911 की। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनके भारत आगमन पर उनके स्वागत में दिल्ली में एक पूरा दरबार जो है उसका आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को फाइनली रद्द कर दिया और इसके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की, यानी कि जो कैपिटल थी इंडिया की, जो पहले कलकत्ता थी, वो अब क्या हो गई? दिल्ली। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार, जो कि वर्ष 1912 में एक अलग प्रांत का दर्जा इनको दिया गया, को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं कि असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा का यहाँ पर जन्म होता है। इसके अलावा असम एक नया प्रांत बना जिसमें सिलहट को भी शामिल किया गया 1874। मतलब जो 1874 में इसकी स्थिति थी फिर से वही बहाल कर दी गई। इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जितना सब कुछ दिया हुआ था, चैप्टर समरी और एमसीक्यू दोनों की समरी यहाँ पर आपके सामने है, मात्र 2.5 पन्ने से भी कम में है। उसके अंदर ये सब खत्म हो गया और आप देख रहे हो कितने कम समय के अंदर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रीज़न ये है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की, तो आपको पास टाइम बहुत कम है और ज़रूरी ये है कि ऐसे ही नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओ। जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ का आप पेमेंट कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पेमेंट करके आप ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं, पूरी इंडियन हिस्ट्री की। इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है और उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहरहाल अगर पीडीएफ ना परचेस करना चाहें तो इन वीडियो के माध्यम से भी आप पूरे बुक को जो है कवर अप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।